हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 23 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले हम 4 पार्ट में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 81 इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में इसको लगाना है, अरेंज करना है। Determining the experimental phase of work, plan the process and activity of work, determine the generalization, determine the application of activity plan, evaluation of learning cycle। तो ये सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से आते रहते हैं। तो कुछ स्टेप्स बीच में मिसिंग कर देते हैं, कुछ स्टेप ऐड कर देते हैं। तो ये स्टेप वाइज आपको अरेंज करना रहेगा। तो अगर आप ऐसे देखें तो इवेल्युएशन आप लास्ट में सबसे पहले करेंगे, तो अब सबसे लास्ट में आपका ई हो जाएगा। तो ये आपके इस पे से अब आपको स्टार्टिंग का देखना है, सी है और ए। सी और ए में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम दोनों को रीड कर लेते हैं। डिटरमाइनिंग द एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ वर्क एंड डिटरमाइन द जनरलाइजेशन। तो पहले क्या करोगे, आप अपने वर्क को डिटरमाइन करोगे, जो आप वर्क करें प्लान करें उसको डिटरमाइन करोगे। तो ए आपका फर्स्ट होगा। तो इसमें आपका सीक्वेंस से ही दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ वर्क, प्लान द प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ द वर्क। फिर आप प्लान करोगे, उसको प्रोसेस करोगे। फिर आप जनरलाइजेशन देखोगे उस प्रोसेस की, उसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी प्लान। लास्ट में आप इवेलुएट करोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ से हिंदी वाले बच्चे पॉज करके देख सकते हैं। कार्य की प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण करेंगे, फिर कार्य की प्रक्रिया और कार्यकलाप की योजना बनाना, फिर सामान्यीकरण का निर्धारण करेंगे, कार्यकलाप की तैयार की गई योजना के अनुप्रयोग का निर्धारण, देन लास्ट अधिगम चक्र का मूल्यांकन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे सारे आपके सीक्वेंस में लगाने वाले ही क्वेश्चन हैं। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लान ऑफ वर्क। अब यहाँ पे प्लान ऑफ वर्क हमने पढ़ा हुआ है, प्लान ऑफ वर्क ना। इसके भी स्टेप्स बीच बीच पे चेंज कर करके देते रहते हैं। और सबसे पहले जब आप प्लान ऑफ वर्क करोगे तो क्या करोगे, डिटरमाइनिंग नीड एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, सेलेक्शन द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज, and planning and carrying out plan of work, and checking evaluation and reviews the program and reconsider the new plan। तो आप लास्ट में इवेलुएट करोगे, ये तो कंफर्म ही हो गया। तो ये आपका इसमें ऑप्शन में है, फर्स्ट में और थर्ड में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए और बी में से चूज करना है। तो डिटरमाइनिंग नीड एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो जब आप प्लान ऑफ वर्क कर रहे हो तो आप किस चीज़ को एनालाइज करो, किसका डेटा कलेक्ट करोगे ना। तो पहले अपनी जो भी आपकी शेड्यूल है, जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको कलेक्ट करोगे पहले। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, बी, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। देन अब आप डिटरमाइन करोगे अपनी प्रॉब्लम को, वहां से सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, डिटरमाइनिंग नीड एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ से फिर आपने सेलेक्ट किया उसको, प्रॉब्लम को, और फिर डिटरमाइन द प्रायोरिटीज। देन आपने प्लानिंग किया इसको, फिर बाद में इवैल्यूएट किया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ से हिंदी में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द सीक्वेंशियल प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग लिकर्ट स्केल इज। अब ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। लिकर्ट स्केल से काफ़ी क्वेश्चंस जनरेट होने लगे हैं इधर रिसेंट में ईयर्स में। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बता दें, लिकर्ट स्केल क्या हो गया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट की एक स्केल हो गई। ठीक है, तो जब भी आप कोई टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हो, कोई टेस्ट जनरेट करते हो, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर हैं। एक हम जनरल पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको लिकर्ट स्केल के लिए बताएंगे। सबसे पहले अपनी टेस्ट के लिए आप प्लानिंग करोगे, फिर आपको जो भी आइटम्स उसमें से रखने हैं उसको आप राइट करोगे, अपने आइटम्स को। ठीक है, कि आप किसी सब्जेक्टिव टेस्ट बना रहे हो, अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हो ना, कि मैथ्स के लिए बना रहे हो, हिस्ट्री के लिए बना रहे हो, तो एक वो तरीका हो गया आपका टेस्ट बनाने का, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। देन आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट बना सकते हो, जैसे लाइक हम लोग
5 पॉइंट रेटिंग स्केल लेते हैं, 3 लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 लेते हैं, अलग अलग लेवल पे। जैसे आपने 3 स्केल लिया तो आप पूछोगे स्ट्रांगली एग्री ना, नॉट एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके से होगी। इस तरीके से 5 स्केल ले लिया आपने ना, स्ट्रांगली, एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 स्केल हो गई। तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप कोई सब्जेक्ट का टेस्ट बना सकते हो, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट बना सकते हो, तो हम अलग अलग टेस्ट हम बनाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ जनरल स्टेप्स दिए हैं। उससे पहले आपने प्लान किया, फिर अपने आइटम्स को आपने लिखा। जैसे आप कोई क्वेश्चन भरवाते हो, यार आपने भी कभी किसी का भरा होगा क्वेश्चन, तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं। फिर आप वहाँ पे चूज करते हो कि हाँ इसमें हम स्ट्रांगली एग्री। आप जैसे हमने सोशल मीडिया पे कोई रिसर्च किया कि आप कितना टाइम उस पर देते हो ना, तो आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो, आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो, तो आप एग्री डिसएग्री इस तरीके से करके हम फिल करवाते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपने लिख लिए, 100, 50, 200, जितने भी आपके आइटम्स हो गए। फिर आप एक स्मॉल ग्रुप पे आपने उसको अप्लाई किया, उस अपने टेस्ट को अप्लाई किया, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट। अब आप पहले अपने टेस्ट की एक देखोगे आपका टेस्ट अच्छा टेस्ट है कि नहीं, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं एक अच्छे टेस्ट की, तो उसके लिए ये प्रोसीजर होते हैं। तो देन हमने क्या किया, अब हम इसमें चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिफिकल्टी वैल्यू। तो जो हमने टेस्ट बनाया है उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सब लोग एक ही आंसर को टिक कर दें, तो वो डिस्क्रिमिनेशन पावर भी उसमें होनी चाहिए कि सबका अलग अलग आंसर आना चाहिए। और अगर आप कोई अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हो तब आप डिफिकल्टी वैल्यू देखोगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफिकल्टी वैल्यू हम नहीं देखते ना। आप बता रहे हो कि आप स्ट्रांगली एग्री हो कि नहीं है, तो इसमें डिफिकल्टी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी एक ओपिनियन है, तो इसलिए ये ऑप्शनल है। ये आप अचीवमेंट टेस्ट पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहले आपने प्लान किया, फिर अपने टेस्ट आइटम को लिखा, उसके बाद आपने एक एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट छोटे से पॉपुलेशन पे आपने किया, ठीक है, सैंपल पे। देन आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर डिफिकल्टी वैल्यू देखोगे। अब जब आपने इन दोनों को निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेशन और डिफिकल्टी वैल्यू को, फिर आप देखोगे इसके बेसिस पे कि कौन से आपको आइटम्स रखने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि इनकी रेंज होती है। डिफिकल्टी वैल्यू आपके में कितनी होनी चाहिए उसकी रेंज है, डिस्क्रिमिनेशन पावर की रेंज होती है। हम इसका एक क्लास अलग से मुझे लेना पड़ेगा, तब ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। अगर आप पूरा फुल पढ़ने चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस टॉपिक को कवर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब क्या है, रिटेन एंड ड्रॉप सेलेक्टेड आइटम्स। अब इन दोनों के बेसिस पे, आपके डिस्क्रिमिनेशन पावर डिफिकल्टी वैल्यू के बेसिस पे आप कौन से आइटम्स को रखोगे, कौन से ड्रॉप करोगे। उसके बाद आप लार्ज पॉपुलेशन पे, अब लार्ज ग्रुप पे एक ना, अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद देन अब हम उसके अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करेंगे, फाइनल टेस्ट जो हमारा होगा उसकी वैलिडिटी, उसका नॉर्म्स, देन हम उसको प्रिपेयर मानेंगे। फिर हम अपना मैनुअल तैयार करके उस टेस्ट को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर? तो ये स्टेप्स हो गए। अब हम यहाँ से लिकर्ट स्केल से इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द सिक्वेंशियल प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग लिकर्ट स्केल, एस्टिमेट रिलायबिलिटी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज ग्रुप, retain and drop selected items, collecting large number of statements relevant to the research problem, identify items with high discriminatory power, conduct trial test। तो अब अगर आप देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपना प्लान किया आपने, फिर आपने अपने आइटम्स को राइट किया। अब यहाँ पे आपको एज सच सेम ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको उसको रिलेवेंट करके देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या जा रहा है, कलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेवेंट टू रिसर्च प्रॉब्लम, वही जो आप आइटम्स राइट कर रहे हो उसी के लिए ये स्टेटमेंट हो गया। तो सी आपका फर्स्ट हो गया। फिर आपने क्या किया, ट्रायल टेस्ट किया, वही जो आपका ट्राई आउट था वो आपने किया, ये ट्राई आउट।
तो आपका क्या हो गया, कंडक्ट ट्रायल टेस्ट। फिर आपने उसके बाद क्या किया, डी, डिस्क्रिमिनेशन पावर आपने उसकी देखी, डिस्क्रिमिनेशन पावर देखी, क्योंकि एप्टीट्यूड, लिकर्ट स्किल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर हमने देखा। अगर कोई अचीवमेंट टेस्ट होता तब आपका डिफिकल्टी वैल्यू भी होता। देन आपका ऑप्शन, फिर आपने क्या, कौन से आप डिस्क्रिमिनेशन पावर के बेस पर फिर आप देखोगे किसको आपको रिटेन करना है, किसको आपको ड्रॉप करना है। फिर आप लार्ज ग्रुप पे अप्लाई करोगे और रिलायबिलिटी, फिर इसका वैलिडिटी, नॉर्म्स, और भी ऑप्शन आपसे बढ़ के आ सकते हैं इसमें। तो ये आपको एक समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे ही आपसे ऑप्शन एग्जाम में क्रिएट होकर आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको डिटेल में कवर करूंगी। सो ये हिंदी में दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस इन सीक्वेंस। अब ये आपका रिसर्च के सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसर्च डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ एरिया, रिपोर्ट राइटिंग, कलेक्शन एंड एनालिसिस डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक। सबसे पहले इसमें से आप क्या करोगे, अपना एक एरिया डिसाइड करोगे ना, सिलेक्शन ऑफ एरिया, बी आपको सब में दिख रहा है, सी यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, तो बी और सी क्लियर। और रिपोर्ट राइटिंग वैसे भी पता सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो आपका बी और सी ये क्लियर हो गया। अब आपको इसमें से चूज करना है। तो जब आपने अपना सेलेक्ट कर लिया, एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप फॉर्मूला अपना टॉपिक जनरेट करोगे, तो आपका ई हो गया। देन आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, रिसर्च, फिर आप डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करोगे, देन उसके बेसिस पर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पहले आपने एरिया सेलेक्ट किया, देन अपना टॉपिक बनाया, उसके बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन बनाई, डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालाइज किया, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग दी। क्लियर, थर्ड इज करेक्ट। ये हिंदी में है, यहाँ से हिंदी में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आर at 3 times the risk of developing cardiovascular diseases than प्रीमेनोपॉजल वुमेन। तो ये करेक्ट है ना, क्योंकि आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो यहाँ से जो पोस्ट मेनोपॉजल में सीवीडी का रेट बढ़ सकता है, ऐसा रिस्क लेवल बढ़ सकता है। देन वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज इंक्लूडिंग प्रीमेनोपॉजल वुमेन हैव फीमेल सेक्स हार्मोन, स्पेशली एस्ट्रोजन में होता है, विच प्रोटेक्ट्स अगेन cardiovascular disease. Estrogen relaxes the arteries and promotes good cholesterol. Estrogen declines as the menopause approaches. तो एस्ट्रोजन होता है प्री मीनोपॉजल में और रिप्रोडक्टिव एज में, और फिर जब आपका मीनोपॉज होता है ये हार्मोन आपका कम होने लगता है, तो इससे सीवीडी का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट इज करेक्ट, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शायद आपको थोड़ा सा इसका विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एनटीए की साइट से कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन। Adopting eco-friendly methods and biodegradable substances for dyeing and printing process in textile and garment making can save the resources of the nature and reduce chemical लैंडफिल इन अ बिग वे। तो जो इको फ्रेंडली मैथड हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, नेचर को हार्म नहीं करते हैं, तो ये करेक्ट है। बायोडिग्रेडेबल डाइज डू नॉट रिक्वायर हैवी मेटल्स, amines and inorganic salts, hence they do not easily get decomposed without leaving any landfill in the environment. इनको जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है हेंस दे डू नॉट इजिली गेट डिकम्पोज्ड, तो ये तो होते हैं ना, तो यहाँ पे डू नॉट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट गलत इन्होंने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा लिख दिया है, डू नॉट यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आपको नॉट को स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। देखिए लिखा है ना, जैव अवक्रमणीय रंजकों के लिए भारी तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, पर्यावरण कोई भी भूमि
क्षरण छोड़े बिना घटित नहीं होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, छोड़े बिना ही ये अपघटित होते हैं। सो आपका रीजन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वर्क। ये डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके इस पेपर में मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, और अगर आप वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आप दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उससे आपका क्या है, प्लानिंग और वर्क आपका अच्छा होगा ना। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, मतलब एक मिनिमम रेंज में होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ सोशल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल फीचर इन डिफरेंट डोमेन्स कैन बी ऑब्जर्व डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सेम इंडिविजुअल्स ओवर टाइम। तो क्या है, जो आपके डोमेन्स हो गए ना, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, तो इन सब में क्या होते रहते हैं, इंडिविजुअल में भी डिफरेंस होता है और ओवर द टाइम भी डिफरेंस होता रहता है ना। कभी आपका सेट ऑफ माइंड क्या है, कभी क्या है, तो सिर्फ टाइम में अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको काम में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो ईजी होता है ये चीज़ें। तो ये इसका रीज़न भी सही है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। और अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होगा, एक बार मैं हिंदी में करूँ, एक बार इंग्लिश में करूँगी। तो अ टीचर इज सेड टू फॉलो द वाइट्सकी प्रिंसिपल इन सेटिंग अप अ pretend grocery store and allowing the children to take on different roles such as cashier, customer and store manager। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी से पूछा है, पर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सी टेट में आते हैं, टेट सी टेट में आते हैं। तो अब ये नेट में भी ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं वहाँ से बनने लगे हैं काफ़ी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। तो टीचर क्या कर रहा है, एक ऐसा सिमुलेशन क्रिएट कर रहा है ग्रोसरी शॉप का, और बच्चे उससे डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी आर गाइडेड एंड मीडिएटेड बाय देयर सोशल इंटरेक्शन। तो इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। तो बात तो सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। थोड़ा सा हम पहले वाइगोत्स्की की थ्योरी भी देख लेते हैं, ये हिंदी में है, अब पॉज करके देख लीजिए। वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, तब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके थ्रू बच्चा सीखता है। ठीक है, तो वही बात इसमें करी गई है आपसे। तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 89, द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिलाई अपॉन द स्किल्स ऑफ द यूजर। तो इसका ऑडियो विजुअल एड्स का इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, जो इसको यूज कैसे कर रहा है उस पर। तो सही बात है ये भी। द ऑडियो विजुअल एड्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो उसके बेसिस पे आप चूज करोगे ना, किसको पढ़ा रहे हो, क्या टारगेट ग्रुप है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या समझाना है, उसके बेसिस पे आप नाम मटेरियल चूज करोगे ना। तो ये भी बात सही है, बट इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज के क्लास में हम ओनली 10 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, वो आंसर करनी है, तो वो यहाँ पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। अप्लाइड रिसर्च इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्योर रिसर्च इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलफेयर। बात सही है। अप्लाइड रिसर्च क्या कर रहे हो आप, किसी उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो ज़्यादा यूजफुल हुआ ना। अब अगर हमने सिर्फ मेडिसिन बना के रख दिया, उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अप्लाइड रिसर्च इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज वेयर एज अप्लाइड रिसर्च आर कंडक्टेड इन फील्ड। तो बात तो सही है, प्योर रिसर्च आप लेबोरेटरी में कर रहे हो ना, कोई आप थ्योरी डेवलप कर रहे हो, कोई नई मेडिसिन डेवलप कर रहे हो, तो वो प्योर रिसर्च हो गई। वो आप लेबोरेटरी में करोगे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन सिचुएशन में करोगे, और उसको अप्लाई जाके करोगे, तो आप फील्ड में जाके अप्लाई करोगे ना। कोविड की वैक्सीन बनी तो वो लेबोरेटरी में ही बनेगी ना, तो उसका एप्लीकेशन तो लैब में होगा नहीं ना, तो उसके लिए फील्ड में जाके आप अप्लाई करोगे, लोगों को वैक्सीनेट करोगे। बट इसका आपस में कोई
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है कि वो लेबोरेटरी में है इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं है वो फील्ड में ज़्यादा, तो ये चीज़ कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बट बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. This is the Hindi version of this question. So you can pause and note down from here. So this is all about for today class. I hope के लिए आपका पूरा 5 वीडियो का जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपको कुछ हेल्प करेगा, कुछ क्या काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताए हैं, मैंने उस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल था. अब इसके आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक्स पढ़ने चाहते हैं कि और आगे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस अकॉर्डिंग हम आगे की स्ट्रेटजी अपनी प्लान करें, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट अपने पास 1 मंथ है. 18 जून को आई थिंक पेपर डिसाइड हुआ है, तो आपके पास एग्जैक्ट 1 मंथ है. तो आप क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, गुड डे.